हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को अपने जारी रखे हुए होंगे, अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट का बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और क्या है ये क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये है ऑप्टिक्स से। ये क्वेश्चन है, कल भी हम लोग ऑप्टिक्स से क्वेश्चन किए थे। कह रहा है कि एक लेंस है 1.5 मीन्स उसका अपवर्तनांक कितना दिया होगा 1.5 है, और उसका नाभ्यांतर यानी फोकस दूरी हवा में कितना है 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसका नाभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो में होगा। यानी एक लेंस है हमारे पास और उस लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और उसका फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वो कितना दिया होगा, वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर उस लेंस को हम एक माध्यम में डुबा दें और उसका अपवर्तनांक कितना हो 1.5, तो उसमें उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो आपको बता दें, एक कंडीशन पढ़े थे आप लोग कि यदि किसी लेंस को द्रव में डुबाते हैं तो उस लेंस के फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उसका अपवर्तनांक बराबर हुआ। यानी अगर जो हमारा लेंस है, मान लेते हैं ये म्यू एल है, और जिस लिक्विड में डुबा रहे हैं उसका अपवर्तनांक अगर हमारा म्यू लिक्विड है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में लेंस जो होगा वो उस लिक्विड के अंदर गायब हो जाएगा और वह एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, समतल सतह की तरह व्यवहार करेगा। तो अगर वो समतल सतह की तरह व्यवहार करेगा तो उसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, अनंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, इसका कितना हो जाएगा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये है श्वेत प्रकाश में तेल की पतली फिल्म, फिल्म का मतलब तेल का कोई लेयर है पतला सा, या साबुन का पानी रंगीन दिखता है, इसका कारण क्या है। तो ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है ऐसा। अब देखे होंगे साबुन जो बुलबुला बनता है साबुन का, वो ना चमकता है, ठीक है, रंगीन दिखाई देता है। या तेल का कोई पतला सा अगर लेयर हो, पानी के ऊपर अगर कोई लेयर आ जाता है तेल का, तो वो भी रंगीन दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, व्यतिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो ब्रूस्टर का नियम आप पढ़े होंगे, म्यू इक्वल टू क्या होता है 10 आईपी। तो ब्रूस्टर का नियम जो है वो क्या है, म्यू इक्वल टू 10 आईपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि यंग के प्रयोग में, यंग जो प्रयोग किए थे उसमें, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या तरंग जो है उसका लंबाई क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, यानी उसका तरंग दैर्ध्य हम लोग क्या कर दें, दोगुना कर देंगे, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें, फ्रिंज की चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है बाबू, वो क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाई डी। अगर हम तरंग के लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य को हम 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तरंग की लंबाई को कितना कर दिया जाए, 2 गुना, तो जाहिर सी बात है अगर ये हम 2 लैम्डा कर देंगे तो जो हमारा बीटा का वैल्यू है वो भी कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अगर लंबाई को 2 गुना कर दे, तरंग की लंबाई को यानी तरंग दैर्ध्य को अगर हम 2 गुना कर दें तो उसकी फ्रिंज की चौड़ाई कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसके आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कंडीशन पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका चाल बदल जाता है लेकिन उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका आवृत्ति हमेशा नियत रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका आवृत्ति क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे, जब बारिश होता है तो उस समय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कह रहे कि इंद्रधनुष जो बनता है वो कौन से घटना के कारण बनता है। इसमें दिया हुआ अपवर्तन परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। तो आपको बता दें कि इंद्रधनुष बनता कब है, तो जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बूंद के द्वारा होकर के जब पास करता है तो उसमें उसका अपवर्तन होता है, इसके अलावा उसका वर्ण विक्षेपण होता है यानी 7 रंगों में बंट जाता है, और इसके अलावा उसका उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है बूंद के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो परावर्तन के कारण
अपवर्तन के कारण, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है उसके अंदर, और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों घटना के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये सी नंबर जो है वो सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मृग मरीचिका प्रभाव जो है, मृग मरीचिका प्रभाव का कारण क्या है। आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में जब दूर अगर सड़क पे जा रहे होंगे, ठीक है, पक्की सड़क होगा तो दूर देखते होंगे तो लगता होगा पानी जैसे बह रहा है, ठीक है, पानी जैसे बहता है, उसमें आसपास के पेड़ पौधों का छाया दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि उसका कारण क्या है। तो उसका कारण होता क्या है कि वहां पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये घटना दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि मृग मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो ये है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अच्छा, आप देखे होंगे आसमान का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो आपको बता दें कि जब सूर्य से प्रकाश आता है तो उसका वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान होता है। तो आपको बता दें प्रिज्म के लिए जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है, थीटा इक्वल टू होता है ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर के इक्वल होता है, या थीटा के एक और फॉर्मूला है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है उसका मान थीटा इक्वल टू ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, या थीटा इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा एक नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लैम्डा है और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई हो, तो आई किसके, इसमें जो है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई है और जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य लैम्डा है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है प्रकीर्णित प्रकाश के लिए। तो आपको बता दें प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है आई, वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के यानी फोर्थ पावर के व्युत कर्मानुपाती होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा ये वाला सही है। ठीक है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/λ के पावर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो आपको बता दें जिस रंग का आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप देखे भी होंगे, ये पढ़े भी होंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश चलता है उसमें से सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, जिसके कारण वो दूर तक जा सकता है। लाल का प्रकीर्णन कम होता है क्योंकि उसका आवृत्ति कम होता है, तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है और हरा रंग है। तो इसमें जिसका आवृत्ति सबसे अधिक होगा, तो इसमें जो रंग है सबसे अधिक आवृत्ति है वो है नीले रंग का। तो नीले रंग का आवृत्ति सबसे अधिक होगा, तो इसलिए उसका प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कराए किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा दो निकट वस्तुओं को, ठीक है, के पृथक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। कराए कोई प्रकाशिक यंत्र है और दो निकट के वस्तु के प्रतिबिंब को, ठीक है, अलग अलग करके दिखा रहा है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं। तो उस क्षमता को हम लोग कहते हैं विभेदन क्षमता। क्या कहते हैं उसको, विभेदन क्षमता। यानी कोई प्रकाशिक यंत्र है जैसे माइक्रोस्कोप हो गया या टेलीस्कोप हो गया, वो किसी निकट स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को कितना अलग अलग करके या कितना बड़ा करके दिखाता है, दूर दूर करके दिखाता है, उस क्षमता को हम कहते हैं विभेदन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर एक प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लैम्डा दो कला संबद्ध स्रोत के बीच की दूरी d है तथा पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी d हो, तो पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई का वैल्यू क्या होगा। तो आप फ्रिंज का चौड़ाई पढ़े थे, फ्रिंज का चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू होता है d लैम्डा बाई डी, d लैम्डा बाई डी। ये हमारा स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है, ये प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, और ये
दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी होता है। ठीक है, इसको आप पढ़े थे जब ये S1 S2 दो स्रोत लेते थे और इसके बीच का ये दूरी कितना लेते थे, d लेते थे। यहाँ से एक प्रकाश निकल रहा होता है और यहाँ से, और सामने एक पर्दा लगाते थे, तो इस पे जाकर के दोनों प्रकाश का व्यतिकरण होता था और फ्रिंज बनता था, दीप्त अदीप्त। तो वही कह रहा है कि ये दूरी हमारा कैपिटल D है, जो प्रकाश यहाँ से निकल रहा है उसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, और दोनों स्रोतों के बीच का दूरी कितना है, वो है स्मॉल d। तो फ्रिंज की चौड़ाई का वैल्यू क्या होगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई का वैल्यू होगा बीटा इक्वल टू d लैम्डा बाई d। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई का वैल्यू क्या होगा। तो सामान्य समायोजन या जनरल एडजस्टमेंट में जो नली की लंबाई होता है L, वो होता है FO प्लस FE। शायद पिछले वीडियो में इस पे हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो FO प्लस FE के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा FO प्लस FE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। करें नेत्र का वह गुण जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। अच्छा, आप देखे होंगे दूर स्थित वस्तु है तब भी आप देख पाते हैं, नजदीक कोई वस्तु है तब भी देख पाते हैं। तो इसको फोकस करने में जो नेत्र का जो क्षमता होता है या जो गुण होता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, जिसके वजह से हमारे नेत्र लेंस के फोकस दूरी चेंज होते रहता है। ठीक है, कह रहा है कि नेत्र का वह गुण जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, यानी देखने में मदद करता है, उस गुण को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। उसको क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करे गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का वैल्यू क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के लिए जो आवर्धन क्षमता होता है, आप पढ़े होंगे, दर्पण के लिए m इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है। v प्रतिबिंब दूरी है और u वस्तु दूरी है, तो m का वैल्यू जो होता है माइनस v बाई यू के इक्वल होता है गोलीय दर्पण के लिए। अगर लेंस के लिए हम बात करें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई यू हो जाएगा। ठीक है, लेंस के लिए ये होता है और दर्पण के लिए ये होता है, तो आवर्धन क्षमता होता है माइनस v बाई यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर एक लेंस की फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u है, तब आवर्धन क्षमता क्या होगा। लेंस के लिए बात कर रहे हैं हम, लेंस का फोकस दूरी f है, वस्तु दूरी u है, हमसे पूछा गया m क्या होगा। तो f और u के टर्म में आप लेंस के लिए m निकाले होंगे, तो m इक्वल टू आता है f बाई f प्लस यू, f बाई f प्लस यू, जहां f लेंस की फोकस दूरी है और u वस्तु दूरी है। तो अगर हमको वस्तु दूरी और फोकस दूरी दिया रहता है तो हम आसानी से आवर्धन निकाल सकते हैं। तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा होगा, f बाई f प्लस यू। अगर यही दर्पण के लिए पूछ दिया गया रहता है तो उसके लिए m इक्वल टू होता है f बाई f माइनस यू। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं दर्पण के लिए, लेकिन पूछा किसके लिए, लेंस के लिए, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे f बाई f प्लस यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करे दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो उनका समतुल्य लेंस होगा। बाबू देखो होता क्या है कि अगर हम उत्तल लेंस जोड़ेंगे बहुत सारा, तो इसका जो समतुल्य इक्विवेलेंट लेंस जो होगा वो उत्तल ही होगा। अगर हम अवतल जोड़ेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो कौन सा होगा, वो अवतल ही होगा। तो अगर दो लेंस हम उत्तल जोड़े तो उसका समतुल्य उत्तल होगा, और अगर दो लेंस हम अवतल जोड़ते तो उसका समतुल्य लेंस जो होता वो अवतल होता। लेकिन अगर उत्तल अवतल जोड़ देते तब क्या होता, तो जिस लेंस का क्षमता अधिक होता वो होता। अगर मान लीजिए हम एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को जोड़ दिए हैं, अब कह रहा है इसका इक्विवेलेंट यानी जो सिंगल लेंस हम यूज करेंगे वो कौन सा लेंस होगा। तो बता दे जिस लेंस का क्षमता ज्यादा होगा, अगर उत्तल का ज्यादा होगा तो समतुल्य उत्तल होगा, और अगर अवतल का ज्यादा होगा तो समतुल्य अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग के पास टाइम भी कम है, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कम बात करते हुए इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। करे दो उत्तल लेंस संपर्क में है तो उसका समतुल्य क्या होगा, उत्तल होगा। अगर दो अवतल रहता तो उसका समतुल्य क्या हो जाता है, अवतल हो जाता। अगर उत्तल अवतल रहता तो देखते वहां पे कौन लेंस है जिसका क्षमता अधिक है, जिसका पावर अधिक होगा, हमारा वही लेंस हो जाएगा समतुल्य लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे करे श्वेत प्रकाश में
तेल की पतली फिल्म या साबुन का पानी का रंगीन दिखाई देना, इसका कारण अभी अभी शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। इसका क्या होता है, व्यतिकरण के कारण होता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, आप पढ़े होंगे विकिरण की द्वैत प्रकृति, एक चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसी में आप पढ़े थे फोटोन। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फोटोन होता क्या है। किसी भी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है, और उसी ऊर्जा के पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन जो होता है वह एक अनावेशित कण होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है, फोटोन पे कोई आवेश नहीं होता है, और फोटोन का विरामावस्था में द्रव्यमान भी शून्य रहता है। और फोटोन का ऊर्जा कितना होता है, तो एक फोटोन का जो ऊर्जा होता है E इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, एच न्यू, न्यू यहाँ पे आवृत्ति है, एच प्लांक नियतांक है, और ई फोटोन का ऊर्जा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे फोटोन का ऊर्जा कितना होता है, तो फोटोन का ऊर्जा जो होता है एच न्यू के इक्वल होता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन हो गया लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। तो आप बताइए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैम्डा फोटोन वाले तरंग सॉरी लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो इसका हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन अनाविष्ट है, अनाविष्ट का मतलब उस पे आवेश नहीं है, तो अल्फा है। आपको बता दे अल्फा होता क्या है, तो He2 प्लस को हम लोग बोलते हैं अल्फा, He2 प्लस को अल्फा बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये तो आवेशित है। बीटा जो होता है वो माइनस चार्ज होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन के वजह से ये निकलता है बीटा। प्रोटॉन जो होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फोटोन अभी बताए थे, फोटोन जो होता है वह एक अनावेशित कण होता है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, फोटोन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक नियतांक, अभी अभी जस्ट बात किए थे, एच जो होता है इसका वैल्यू होता है 6 पॉइंट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, एच का वैल्यू होता है ये। तो आप जब भी इसको याद करिएगा तो पूरे इसके मात्रक के साथ याद करिएगा। देखिए 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 सब में है। अब क्या होगा, वो जूल सेकेंड जिसमें होगा, जूल सेकेंड, तो जूल सेकेंड फर्स्ट वाला होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता क्या है कि किसी भी धातु के सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसका गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करेगा। तो अगर मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है, यानी वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आएगा, तो उसके एक पैकेट का ऊर्जा जो होगा एच न्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये निकलेगा तो गति करेगा, किसके वजह से, तो इस ऊर्जा के वजह से। अगर ये ऊर्जा ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर तक गति करेगा, अगर ऊर्जा कम होगा तो कम दूर तक जाएगा। तो अब ये H तो कांस्टेंट है, तो आवृत्ति पे निर्भर करता है ऊर्जा। अगर आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर तक जाएगा, अगर आवृत्ति कम होगा तो ऊर्जा कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कम दूर तक जाएगा, यानी उसका गतिज ऊर्जा कम होगा। तो कह रहे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करता है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। अगर आवृत्ति ज्यादा होगा तो उस फोटोन का ऊर्जा ज्यादा होगा या प्रकाश की ऊर्जा ज्यादा होगा, तब ज्यादा दूर तक गति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह किसी धातु का कार्यफलन फाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई में क्या संबंध है। कह एक धातु है उसका कार्यफलन फाई है, ठीक है, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो न्यू है, और गतिज ऊर्जा जो है ई है, इसके बीच में क्या संबंध है।
तो आपको बता दे कि जो कार्यफलन, अब यहाँ पे फिर हमको बताना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ये धातु है, इस पे जब हम प्रकाश देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कंडीशन है कि उस धातु का कुछ कार्यफलन का वैल्यू होता है, फाई का कुछ वैल्यू होता है। जैसे मान लेते हैं इसका कार्यफलन का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 2 eV है। अब इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम हमको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा चलिए, जो हमारा आपतित फोटोन है इसका ऊर्जा जो है वो h न्यू है, इस धातु का कार्यफलन है 5। तो ये गतिज ऊर्जा कितना करेगा, तो अगर इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है और जो हमारा h न्यू है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो जाएगा इसको सतह तक लाने में। अब बचा कितना, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस हो गया, अब बच गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो क्या करेगा, गति करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन है कि कार्यफलन फाई है, जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसका आवृत्ति न्यू है, और गतिज ऊर्जा ई है, तो उसका वैल्यू होगा क्या, ई का वैल्यू होगा क्या। अब देखिए इतना ऊर्जा दिए थे, इसमें से इतना कम हो गया, माइनस हो गया, जो बचा वही गतिज ऊर्जा है, यानी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये ई गतिज ऊर्जा होता है, एच न्यू आपतित फोटोन की ऊर्जा होता है, और फाई धातु का कार्यफलन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन है इसमें, ई इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कर एक धातु, ठीक है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उसका कार्यफलन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम से हम लोग कोशिश करते हैं समझने के लिए। इस धातु का कार्यफलन जो फाई का वैल्यू है वो है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसका प्राइस इतना है, अगर इतना हम एनर्जी देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अब मान लेते हैं यहाँ पे जो कुछ एनर्जी आ रहा है, एच न्यू का कुछ वैल्यू होगा वो आ रहा है, हमको नहीं पता है कितना एनर्जी आया, हमको नहीं पता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है उसका गतिज ऊर्जा हमको पता है, उसका गतिज ऊर्जा का वैल्यू कितना है, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, हम जितना ऊर्जा दिए थे वो खर्च हुआ कहाँ, यहाँ पे कार्यफलन में, और जो बच गया उसी से ये गति कर रहा है, तो हम जितना दिए वो कितना है, एच न्यू एनर्जी है, और ये किसके बराबर है, तो ये खर्च हुआ कहाँ, कार्यफलन में, और प्लस जो बच गया वो खर्च हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो हम ऊर्जा दिए थे उस धातु के सतह पे उस ऊर्जा का वैल्यू कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा बात समझो, आप कोई सामान खरीदने गए और वो सामान, ठीक है, 5 रुपये का है, और आपके पास 5 रुपया बच गया, ठीक है, 5 रुपये का सामान है और आप सामान खरीदे तो आपके पास 5 रुपया बच गया, तो आप कितना लेके गए थे, 10 रुपया लेके गए थे, तभी तो उसमें से 5 रुपये का सामान खरीदे और 5 रुपया बच गया। वही कह रहे, कुछ ऊर्जा दिए, खर्च हुआ इतना कार्यफलन में, और जो बच गया उससे गतिज ऊर्जा किया था, कितना ऊर्जा दिए थे, तो वो दिए थे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसके इक्वल हम एनर्जी दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, हमारे पास एक हीलियम है He, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खो देगा, मतलब त्याग देगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा He2+, और He2+ को हम लोग बोलते हैं, अभी अभी जस्ट बताए थे आपको, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा पार्टिकल इसको बोला जाता है। तो कह रहा है कि जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा कण में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है बोर के मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होना चाहिए,
तो न्यूनतम कोणीय संवेग का जो वैल्यू होना चाहिए, आप पढ़े भी होंगे, mvr इक्वल टू h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी nh/2 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर जो हो जाएगा कि न्यूनतम कोणीय संवेग mvr nh/2 के इक्वल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से हाइड्रोजन परमाणु में किसके संक्रमण में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मतलब ऊर्जा वहां पे सबसे ज्यादा निकलेगा, और सबसे ज्यादा ऊर्जा कब निकलता है? जब पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पे सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जब दो में से एक में जाएगा तो वहां पे सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलेगा, यानी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछा है, तो ऊर्जा ज्यादा यानी आवृत्ति ज्यादा, इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है आपका एच न्यू। तो ऊर्जा ज्यादा मतलब आवृत्ति ज्यादा, और आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य का वैल्यू क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो सबसे ज्यादा जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले कक्षा में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर रीडबर्ग नियतांक, आप ना रीडबर्ग नियतांक जब पढ़े होंगे, ठीक है, बोर का परमाणु सिद्धांत पढ़े होंगे, उसी में जब स्पेक्ट्रम के लिए फॉर्मूला निकाल रहे होंगे तो RH एक वैल्यू आया होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं रीडबर्ग नियतांक, और इसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर यूनिवर्स। इसका वैल्यू क्या होता है? 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर यूनिवर्स होगा। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁷ मीटर यूनिवर्स, रीडबर्ग नियतांक का मान। तो आज इतना ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें कुछ ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे, कुछ मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ अब कल हम लोग फिर से और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।